Welcome back, guys. Sunil this side from Forever PT. So I appeared for PT academic exam in June 2026. I scored perfect 90 marks. A lot of students often ask me that why do I keep on appearing again and again? So the answer is obvious because exam is quite dynamic. अक्सर चीज़ें change होती रहती हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद. So in order to keep ourselves updated, हमें like as a tutor exam देते रहना पड़ता है. ये टेस्ट करने के लिए कि जो मेथड्स हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं वो अभी एग्ज़ाम में वर्क कर रहे हैं कि नहीं. तो मेरा भी यही मेन पर्पज़ था बिकॉज एग्ज़ाम में ह्यूमन चेकिंग भी इन्वॉल्व है. तो कुछ चीज़ें जो सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करती हैं जो आप घर पे प्रैक्टिस करते हो एज अ स्टूडेंट, वो चीज़ें रियल एग्ज़ाम में थोड़े डिफरेंट तरीके से मार्क होती हैं. तो ये स्ट्रैटजीज़ एग्ज़ाम में और जो क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं वो मैच हो रही हैं कि नहीं, ये चीज़ें चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम मैंने दिया था. मैं सबसे पहले आपको स्कोर दिखाता हूँ, मेरा स्कोर कितना बना है एग्ज़ाम में, और उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम डिस्कस करते हैं. नाउ लेट मी टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन. सो हेयर वी आर ऑन pearsonpt.com. ये मैंने डिटेल्स ऑलरेडी डाली हुई हैं. लेट्स लॉग इन एंड एक बार मैं इसे रिफ्रेश भी कर लेता हूँ. या सो दिस इज़ माई रिपोर्ट कार्ड. लेट्स हिट माई एक्टिविटी एंड दीज आर माई स्कोर्स. मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियोज़ डाली हुई हैं मेरे प्रीवियस एग्ज़ाम्स की, मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ. ये मैंने लास्ट ईयर दिया था जैन में. तो ये पिछले 3-4 एग्ज़ाम्स में कंटिन्यूसली आई हैव स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 90. इसमें भी मेरा 90 स्कोर है. दैन ये चेंजेस जब हुए थे अगस्त 7 को, तो इसके अंदर भी जो स्कोर था मेरा इट वाज 90. दैन ये इस साल 2026 को दिया था मैंने. इसमें भी फिर से 90 आउट ऑफ 90. ये चेंजेस के बाद वाले टेस्ट हैं और वही कुछ स्ट्रैटजीज़ मैंने इस बार भी डिस्कस या चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट दिया था. एंड अगेन जो अभी मैंने 2 दिन पहले दिया, इसमें भी अगेन स्कोर इज़ 90 आउट ऑफ 90. और इसका जो PDF है मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ. या सो दिस इज़ द PDF एंड या तो इट्स परफेक्ट 90. तो मेनली जो मैंने जिस रीज़न की वजह से एग्ज़ाम दिया था दैट वाज राइटिंग पार्ट और स्पीकिंग के अंदर जो डिस्क्राइब इमेज वाला पार्ट है उसके लिए. तो इससे पहले भी मैंने कई बार ऑलरेडी 90 आउट ऑफ 90 लिए हुए हैं. मैंने उनकी वीडियोस भी यूट्यूब पे डाली हुई हैं, आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो. ये वाला एग्ज़ाम डिफरेंट क्यों था? बिकॉज इसमें मैं समराइज रिटन थोड़ा सा सिंपल मेथड से चेक करना चाहता था. ये ऐसा टास्क है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है. एक बार सबसे पहले हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं. स्पीकिंग में क्या चीज़ें फॉलो की थी मैंने, देन राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग, फिर 1 बाय 1. सो ये हमारा एग्ज़ाम का फॉर्मेट है PT एकेडमिक. यहाँ से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है. एंड अगर मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ आपको दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कि उसका ये मतलब ये नहीं होता कि ये वाली एप्लीकेशन परफेक्ट है. हर एक एप्लीकेशन में ग्लिचेस हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हर एक एप्लीकेशन के अंदर है. स्पेशली जब से लास्ट ईयर चेंजेस हुए हैं तो मोस्टली एप्लीकेशंस स्कोर डिफरेंट देती हैं. रियल एग्ज़ाम में बहुत अलग स्कोर आता है. तो सबसे पहले स्पीकिंग मॉड्यूल डिस्कस करते हैं. स्पीकिंग के अंदर ये 7 क्वेश्चन टाइप्स हैं हमारे पास. अगेन रीड अलाउड सबसे ईजीएस्ट टास्क है. इसमें मैंने 2-3 मिस्टेक्स की होंगी डेफिनेटली, जितना मुझे ध्यान है. मैं अननेसेसरी 1-2 पॉज भी आया बीच में और एक आध वर्ड भी ऊपर नीचे हो गया था बीच में. स्टिल 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स आ गए बिकॉज इसकी वेटेज ही बहुत ज़्यादा कम है. कोई भी स्टूडेंट 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स ले सकता है या रीड अलाउड में एटलीस्ट फुल पॉइंट्स ले सकता है, थोड़े से एरर करने के बाद भी. रीज़न सिंपल है, वेटेज बहुत ज़्यादा कम है. देन वी हैव रिपीट सेंटेंस. रिपीट सेंटेंस हर बार की तरह 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा मुश्किल ही आता है और वो मुश्किल क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो पाता. कम एक्यूरेसी उसमें, कम वर्ड्स पिक हो पाते हैं. बाकी के जितने भी वर्ड्स थे क्वेश्चन बहुत ईजी लगे मुझे. 8-9 वर्ड्स के क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, तो बीच में जाके 2-3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए. एक आध उनमें से कम पिक हो पाया, लेकिन जितना भी पिक हुआ मैंने फ्लुएंटली डिलीवर कर दिया. ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने पूरे पिक नहीं किए, उसके अलावा बाकी ऑलमोस्ट सारे पूरे पिक हो गए. तो आपको रिपीट सेंटेंस में 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए. लिसनिंग में भी 90 लेने के लिए, और लिसनिंग में मैक्सिमम जो टारगेट जाता है स्टूडेंट्स का वो 70 मार्क्स का होता है 8 बैंड के लिए. तो अगर आप 8 बैंड भी एम कर रहे हो जो कि मैक्सिमम टारगेट है, स्टिल आपको फुल रिपीट सेंटेंस के अंदर फुल कंटेंट डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं होती. आप कम कंटेंट डिलीवर करके भी 90 आउट ऑफ 90 या अच्छे मार्क्स एटलीस्ट 8 बैंड तो ले सकते हो.
तो रिपीट सेंटेंस की इतनी टेंशन ना लो, बस जो भी आंसर आपको करना है वो फ्लो में डिलीवर करो, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब में सबसे ज़्यादा क्रूशियल टास्क है स्पीकिंग के अंदर। ये अकेला ऐसा टास्क है जो आपको स्पीकिंग में फेल करा सकता है। इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा हाई है, 30 मार्क्स से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा रियल एग्जाम में। मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड आते हैं, मेरे पास भी सारे ही ग्राफ आए थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नॉन डेटा बेस्ड था, मतलब मैप फ्लो चार्ट के ऊपर बेस्ड हो। सारे के सारे क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड थे, पाई चार्ट, एक दो मिक्स क्वेश्चन आया था। उनमें आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, कहीं आप चीज़ों को रिपीट तो नहीं कर रहे। तो डिस्क्राइब में जो मेक श्योर करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उनको एक्सप्लेन करो। आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, 40 सेकेंड्स में इम्पॉसिबल है कि आप सब कुछ इलेबोरेट कर दो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ग्राफ में, जो हाईएस्ट या लोएस्ट हैं, ग्राफ में कुछ सिमिलर आपको दिख रहा है या कोई वैल्यूज़ एक वैल्यू के 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हैं, ऐसी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करो, उनको बोलो। रिपीटेशन नहीं करनी है आपको, कोई भी कीवर्ड बैक टू बैक रिपीट मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं, टाइटल के जो कीवर्ड्स होते हैं बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे टाइटल में लिखा हुआ है रेनफॉल या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हर एक लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैक टू बैक बोलते रहेंगे। इससे इशू क्या होता है कि सिस्टम को लगता है आप टैम्पलेट फॉलो कर रहे हो जब आप बार बार रिपीट कर रहे हो। इसका एक PDF भी पियर्सन ने दिया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी दिखा दूँ, उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो डिस्क्राइब इमेज में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है, रिपीटेशन नहीं करनी है आपको कीवर्ड्स की। कई लोग बोलते हैं कि हम टैम्पलेट नहीं फॉलो करके आए फिर भी हमारे मार्क्स कम आए, उसका रीज़न यही होता है आप सेम चीज़ें रिपीट कर रहे होते हो बैक टू बैक, प्लस कंपैरिजन इनफ नहीं कर रहे होते। आप टैम्पलेट नहीं फॉलो कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आपके 90 आ जाएंगे। जो मेथड उन्होंने बताया है आपको वही फॉलो करना है, उस तरीके से फॉलो करना है, तब आपके 90 स्कोर आएंगे। सो DI में ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद रिटेल लेक्चर, ये ईजी था, वीडियो बेस्ड लेक्चर थे दोनों के दोनों। नोट्स लो, नोट्स को एलाबोरेट करो, आप टैम्पलेट यूज़ कर सकते हो, इन टास्क में उतना इशू नहीं होता। मेन चीज़ है कि जो कंटेंट उन्होंने बोला, आप कंटेंट के कीवर्ड्स या लाइंस फ्रेजेस के फॉर्म में नोट डाउन करो, उनको एलाबोरेट करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्क्स उनके कब कम आते हैं रिटेल लेक्चर के अंदर, अगेन एक तो रिपीटेशन वाला रीज़न, द लेक्चर वॉज अबाउट, बार बार सेम कीवर्ड्स आप रिपीट कर रहे हो। दूसरा, आप स्मॉल कीवर्ड्स कंटेंट के फॉर्म में इंसर्ट कर रहे हो। कीवर्ड वाले मेथड आजकल नहीं चलते, सिस्टम स्मार्ट है, वो कैप्चर कर लेता है कि आप टैम्पलेट यूज़ कर रहे हो। थोड़ा सा लाइन को एलाबोरेट करने की कोशिश करो अगर आपका टारगेट ज़्यादा है। अगर आपका टारगेट कम है तब आप कीवर्ड और फ्रेजेस थोड़ा सा मिक्स्ड मेथड अप्लाई कर लो, अगर आप पूरे फ्रेजेस नहीं पिक कर रहे। तो जब आप आंसर बोलोगे एक लाइन को हल्का सा एलाबोरेट करो, 2 to 4 वर्ड्स के फ्रेजेस नोट डाउन कर लो, उनको कंबाइन करके एक लेंदी लाइन बना लो। तो रिटेल लेक्चर के अंदर ये मेथड आपको फॉलो करना है। सेम चीज़ आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी करनी है। आंसर शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन मेरे डेफिनेटली गलत थे, मैंने बाहर निकल के चेक कर लिया था। स्टिल लिसनिंग का स्कोर 90 out of 90 है, तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप इग्नोर करो, क्वेश्चन का आंसर आता है आप आंसर कर दो। कई बार एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स आते हैं हमें, तो एक से ज़्यादा आंसर्स आप कर दो। 2-3-4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके दिमाग में, दोनों तीनों बोल दो, जो सही होगा उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। समराइज ग्रुप डिस्कशन, तीनों स्पीकर्स की वर्डिंग आप अलग अलग नोट डाउन करो, स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3। कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि स्पीकर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, तो कंटेंट थोड़ा बहुत मिक्स भी हो जाता है। तो ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया एग्जाम में। आप कोशिश करो सेपरेट करने की, बट अगर बाई चांस आपसे कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, स्टिल वो लोग पॉइंट्स दे देते हैं। हाँ, आप जानबूझ के ब्लंडर मत करो कि स्पीकर 1 का कंटेंट 2 में ही पूरा कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं करना। बाई चांस हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यूसली बोलते जाओ, अपना आंसर फिनिश करो, नेक्स्ट से मूव ऑन करो। इसमें भी आप टैम्पलेट फॉलो कर सकते हो, लेकिन सेम वैसे ही आप फ्रेजेस नोट डाउन करो 2 to 4 वर्ड्स के, या कुछ स्टूडेंट लेंदी लाइन भी नोट डाउन करते हैं, आप लेंदी लाइन भी नोट डाउन कर सकते हो। मेन है आपको थोड़ा सा एलाबोरेट करना है आंसर को। ऐसा नहीं कि एक टैम्पलेट का फ्रेज बोला, द लेक्चर वॉज अबाउट, उसके बाद 2 कीवर्ड बोल दिए, फिर से नेक्स्ट लाइन स्पीकर 2 सेड दैट, फिर 2 कीवर्ड बोले। तो ऐसे कीवर्ड वाले मेथड मत यूज़ करो हाई टारगेट के लिए। स्पेशली ज़्यादा टारगेट बनाने में प्रॉब्लम होती है। अगर एक भी टास्क आपका फेल हो गया, ग्रुप डिस्कशन मेरे पास 2 आए थे, तो दोनों कंबाइन होकर 17-18 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर एक टास्क भी आपका फेल होता है तो आपके स्पीकिंग में मार्क्स नहीं बनेंगे, स्पीकिंग में सुपीरियर स्कोर तो नहीं बनेगा, इनफैक्ट 7 बैंड बनाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कीवर्ड वाले मेथड थोड़ा सा ड्रॉप करो, यूज़ फ्रेजेस इन योर एग्जाम। देन रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, ये सिंपल है, आप टैम्पलेट फॉलो कर सकते हो। थोड़ा कंटेंट आई रिकमेंड के आप क्वेश्चन में से कॉपी कर लो। क्वेश्चन की जो फर्स्ट सेकंड लाइन लिखी होती है
वो क्वेश्चन में से कॉपी कर लो टैम्पलेट में, लास्ट की 1 या 2 लाइन अगर आप अपने से जनरेट कर सकते हो आप अपने से बोल दो। नहीं हो रही, अगर आपका टारगेट कम है 6.5 बैंड, आप खुद से कुछ भी नहीं बोल सकते, फिर क्वेश्चन की लाइंस को टैम्पलेट में एक एक करके फ्रेज के फॉर्म में इंसर्ट कर दो। अगर आपका टारगेट ज़्यादा है 7 बैंड या 8 बैंड, थोड़ा सा 1 या 2 लाइन अपनी साइड से ऐड करने की कोशिश करो। सो ये स्ट्रैटजीज आपको स्पीकिंग वाले मॉड्यूल में फॉलो करनी है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं राइटिंग वाले मॉड्यूल पे। सो राइटिंग के अंदर समराइज रिटन और एसे राइटिंग। समराइज रिटन हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में। इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ें चेंज की थी। इस बार मैंने मैक्सिमम चीज़ें कॉपी करने की कोशिश की रियल एग्जाम के अंदर एज इट इज़। एक क्वेश्चन में तो एज इट इज़ फिट हो रही थी चीज़ें, एक जो दूसरा क्वेश्चन था उसके अंदर अगर मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा था तो कॉपीड लाइन की सेंस नहीं बन रही थी, तो थोड़ा सा रीफ्रेज करने की ज़रूरत पड़ी मुझे। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है। अब अगर ऐसा कोई सिंपल क्वेश्चन आपके पास आ जाए जैसा मेरे पास आया था, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन कोई और था, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप कोई भी लाइन्स पिक करोगे, उनको सिंपल वर्डिंग से कंबाइन करोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हर एक लाइन कैंपस रिसर्च के ऊपर है, पूरा पैराग्राफ ही कैंपस रिसर्च के ऊपर है। कुछ भी आप पिक करते हो, कुछ भी एक्सप्लेन करोगे, आपको फुल पॉइंट्स ही मिलेंगे। आप फर्स्ट लाइन पिक कर लो, ठीक है, सिंपल आप एंड यूज़ करो, देन कोई भी और लाइन पिक कर लो। ये सेकेंड लाइन थोड़ा सा गैप के बाद मैंने पिक की। इसके बाद मैंने एग्जाम में ट्राई किया इस बार फर्दर मोर और मोर ओवर ये लगाने का। तो फर्दर मोर मैंने यूज़ किया, एक लाइन कोई भी और रैंडम कहीं से पिक कर लो। - 42 वर्ड्स हो गए। इसके बाद मोर ओवर आप ऐड कर दो, campus, एंड एक ये फ्रेज हमने और लगाया। लास्ट में फुल स्टॉप। 65 वर्ड्स हो गए, आप सबमिट कर दो, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। रीज़न इसमें ऑब्वियसली आपको कुछ वर्ड्स चेंज कर देने हैं। 4-5 वर्ड्स के सिनोनिम आप यूज़ कर लो, सिंपल सिंपल, ताकि आपके आंसर का मीनिंग चेंज ना हो। इतना सा करके ही आप इस क्वेश्चन में मार्क्स ले सकते हो। रीज़न जो भी लाइंस आपने कंबाइन किए हैं सारी लाइंस कैंपस रिसर्च के ऊपर है, लेकिन ऐसा हर एक क्वेश्चन में नहीं होता। ये क्वेश्चन इजी है, यहाँ लिखा भी है इनफैक्ट ऊपर के इजी क्वेश्चन है। ये मेथड हर एक क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगा। कई क्वेश्चंस में आपको रीफ्रेज करने की ज़रूरत पड़ती है सेंस बनाने के लिए। आपने एक लाइन पिक की, उसके बाद आप फर्दर मोर के बाद दूसरी लाइन यूज़ कर रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है कि पीछे वाली लाइन से लिंक हो रही हो। तो लिंक करने के लिए आपको थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत रीफ्रेजिंग आपको आनी चाहिए। अगर लाइंस की सेंस बन रही है, आप कॉपी करके लाइंस को अटैच कर लो, आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर लाइन की सेंस नहीं बन रही, फिर आपने चाहे रीफ्रेज भी किया है तब भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मेक श्योर करो कि एक मेन टॉपिक आप आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन है किस बारे में। जैसे ये पूरा क्वेश्चन कैंपस रिसर्च के बारे में है, पहले 1 या 2 मिनट निकाल के क्वेश्चन को रीड कर लो, पूरा पैराग्राफ आप रीड करो। इतना लेंदी आता भी नहीं इनफैक्ट एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा इतना लेंदी आ जाएगा, या एक पैराग्राफ और अटैच कर लो मैक्सिमम। 2 मिनट निकाल के उसे रीड करो, मेन टॉपिक आइडेंटिफाई करो। मेन टॉपिक यूजुअली कौन सा होता है, जो अक्सर बार बार रिपीट हो रहा होता है, जिसके बारे में बैक टू बैक बात हो रही होती है। मेन टॉपिक आप आइडेंटिफाई करो, आपका पूरा आंसर उस मेन टॉपिक के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और आपने फर्स्ट लाइन यूज़ की, उसके बाद सेकंड लाइन आप यूज़ कर रहे हो, फिर थर्ड लाइन आप यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनको कनेक्ट तो करोगे। तो कनेक्ट करने के लिए कई बार आपको एंड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें कैंपस, इस क्वेश्चन में कैंपस रिसर्च की प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। कैंपस रिसर्च ये है, कैंपस रिसर्च ये है, तो बैक टू बैक प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हुई हैं। तो एंड, फर्दर मोर, मोर ओवर, ये 3 कनेक्टर यूज़ किए, सेम प्रॉपर्टीज़ थी, पॉजिटिव वे में बात हो रही थी, कंबाइन करके आपने आंसर बनाया। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, कई बार ये लोग नेगेटिव चीज़ें भी मेंशन करते हैं, तो वहाँ आपको फिर बट यूज़ करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की सेंस कैसी जा रही है। आप बट यूज़ करो अगर कोई ऑपोजिट बात हो रही है। कंक्लूजन टाइप है, सो यूज़ करना पड़ेगा। रीजनिंग दी हुई है तो आपको बिकॉज यूज़ करना पड़ेगा। कई बार इनमें से कुछ भी वर्क नहीं करता, आपको V1 ING ये वाली फॉर्म्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं लाइन को इलाबोरेट करने के लिए, या विच या हु, ये सब भी यूज़ करना पड़ता है लाइन को इलाबोरेट करने के लिए। तो अगर आपका आंसर, क्वेश्चन सिंपल आया एग्ज़ाम में, आप अपना आंसर भी सिंपल रखो। आप ये समझो कि आपको एक छोटे बच्चे को समझाना है समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर चल क्या रहा है। आप उसे जितना कॉम्प्लेक्स करोगे, कई स्टूडेंट्स लिखते हैं इस तरीके से, उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप इस वर्डिंग को जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना कम सिस्टम को समझ में आएगा।
और बाद में आप रीस्कोरिंग भी कराते हो। अगर रिजल्ट आने के बाद कोई पर्सन आपके आंसर को रीड भी करता है, वो भी नहीं बता सकता कि आपने ढंग से समरी बनाई है कि नहीं, तो पॉइंट्स अक्सर कम चले जाते हैं रीस्कोरिंग के बाद स्टूडेंट्स के। अपने आंसर को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखो। अगर उन्होंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं, कोई समरी कॉम्प्लेक्स आ गई, आप उसे अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हो, सिंपल प्लेन वर्ड्स में लिख दो। यहाँ से सिर्फ कीवर्ड्स पिक कर लो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड या स्मॉल फ्रेजेस, जैसे कैंपस रिसर्च इज़ वैल्यूएबल इन कोलैबोरेशन, ये फ्रेज़ आपने पिक कर लिया छोटा सा, आगे आपको कोई अपनी बात लिखनी थी आप ऐड कर सकते हो। इसका एक डिटेल वीडियो मैं दोबारा से अपलोड भी कर दूंगा चैनल पे ही, आपको मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन में मैंने फुल ऑन ही कॉपी किया, एक क्वेश्चन में कॉपी करके लाइन नहीं बन रही थी तो उसे रीफ्रेज करना पड़ा। 20-30% पार्ट मैंने रीफ्रेज किया होगा एक क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं एस्से के ऊपर। तो एस्से रियल एग्ज़ाम में एक ही आता है, एंड मेरा एस्से था लॉ के ऊपर बेस्ड। मैं एग्जैक्ट एस्से तो यहाँ नहीं बता सकता, पियर्सन मना करता है एग्जैक्ट चीज़ें रिवील करने से। तो लॉ के ऊपर बेस्ड था, 4 पैराग्राफ्स मैंने लिखे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, BP 2 एंड देन कंक्लूजन। क्वेश्चन ये था कि आप कितना एग्री करते हो, तो मैंने पार्शियली एग्री किया। मैंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया था कि मैं स्टेटमेंट से पार्शियली एग्री करता हूँ। इंट्रोडक्शन में ही मैंने मेंशन किया। एक पॉइंट मैंने फेवर के बेसिस पे लिखा कि मैं एग्री करता हूँ कि लॉ से ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है। दूसरा मैंने अगेंस्ट में लिखा कि नहीं, चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है, अगर लॉ को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाएगा तो फिर आप चेंज भी नहीं कर सकते उसको, लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा अगर आप लॉ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करते। लास्ट में कंक्लूजन, आई रॉट समवेयर अराउंड 250 वर्ड्स, और इतने के आसपास ही मैं रेकमेंड करता हूँ। अगर आप 8 बैंड या 9 बैंड टारगेट कर रहे हो, आप 250 वर्ड्स के आसपास लिखो ताकि आपको कंटेंट के अंदर फुल पॉइंट्स मिल सकें। पॉइंट्स आपको कम में भी मिल जाएंगे, अगर आपने 200+ वर्ड्स लिखे हैं तब भी आपको फुल पॉइंट्स मिलने के चांसेस हैं, लेकिन उसमें रिस्क क्या होता है कि शायद आपको कंटेंट वाले पार्ट में 6/6 ना मिले, 6 में से आपको 4 पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है। तो अगर वो जो 1 या 2 पॉइंट का लॉस होगा ना, वो आपके 90 में से पॉइंट्स कम कराएगा। तो सुपीरियर बैंड स्कोर जो एम कर रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रिस्क होता है। आप थोड़ा सा अपने आंसर को एक्सटेंड करके लिखो, जो भी टॉपिक रिलेटेड चीज़ें उसमें मेंशन हो सकती हैं वो ऐड ऑन करो, अपना आंसर सबमिट करो। प्रूफ रीड के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर रखो। मेरी क्या टेक्निक होती है यूजुअली, क्योंकि मुझे लास्ट में प्रूफ रीड करना थोड़ा बोरिंग लगता है, तो मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, साथ के साथ ही रीड कर लेता हूँ और ऊपर टाइम भी देख लेता हूँ कि कितना बचा हुआ है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा तो ऊपर देखा कि 15 मिनट्स बचे हुए हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा तो 10 मिनट्स बचे हुए हैं, मेरा हाफ आंसर फिनिश हो गया और टाइम भी हाफ बचा हुआ है, तो सफिशिएंट है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ और फाइनली लास्ट पैराग्राफ रीड करके अपना आंसर सबमिट किया। देन उसके बाद आते हैं रीडिंग पे। तो रीडिंग में मुझे याद है मेरे पास थे 27 मिनट्स। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो बीच में इंस्ट्रक्शंस आती हैं, 27 मिनट से ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो 27 मिनट्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। रीडिंग में जो ड्रॉप डाउन ब्लैंक से क्वेश्चन मुझे लगाने के कोई भी रिपीटेड है, ड्रॉप डाउन ब्लैंक से मैक्सिमम क्वेश्चंस नए ही मुझे फील हुए। और मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में जो मार्किंग होती है काफ़ी ज़्यादा लीनियंट मार्किंग होती है। आई एम प्रिटी श्योर कि रीडिंग के अंदर मेरे कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे, स्टिल मुझे 90 स्कोर इन लोगों ने दिया, 90/90। मुझे रीडिंग का ही थोड़ा सा डर था कि कहीं शायद 2-3 पॉइंट्स वो लोग कम ना कर दें, बिकॉज एक तो टाइम कम होता है रीडिंग के अंदर, ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स लेंदी होते हैं, फिर हमें सारी चीज़ें एक्यूरेट भी करनी है, MCQs भी ज़्यादा आते हैं अभी। तो क्योंकि मैं 90 M कर रहा था तो मैंने MCQs पे भी थोड़ा सा फोकस किया। जो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स होते हैं उनको मैंने थोड़ा सा रीड करके ही मार्क किया, सेम इसी रीज़न की वजह से, बिकॉज टारगेट मेरा 90 का था। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, उसके लिए भी मेरे पास 2 क्वेश्चंस थे, तो 1.5 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने उनको भी रीड करके ही मार्क किया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट में इशू होता है और आपका टारगेट 90 नहीं होता, तो स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम एम करते हैं रीडिंग के अंदर स्कोर वो होता है 70 पे 8 बैंड बनते हैं, 70 से कम का ही टारगेट होता है सब लोगों का। तो आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इन MCQs को जैसे ही ये सामने आते हैं आपके, एक ऑप्शन बिना रीड किए आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, सबमिट करो। अगर वो ठीक होता है तो कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको 0 मिलेगा। इसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में आप फेल नहीं होने वाले। आपको अपना टाइम मैनेज करना है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए जो मैं रेकमेंड करता हूँ यूजुअली के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं फर्स्ट वाले, आप फिल इन द ब्लैंक्स पे 10 to 15 मिनट्स अपने स्पेंड कर सकते हो, जितना भी टाइम आपको मिला।
10 to 15 मिनट्स आप यहाँ दो, MCQs को बिना रीड किए मार्क कर दो। रीऑर्डर को रीड करके पहले जज कर लो कि आपसे सॉल्व हो जाएगा या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं होने वाला, अरेंज करो उसे, नेक्स्ट पे मूव ऑन करो। ये मेरे पास दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड थे, मैंने पहले ही पढ़े हुए थे। उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चन में से दोनों ही रीऑर्डर के क्वेश्चन आए। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स, ये मुझे पर्सनली बहुत ईजी लगते हैं। तो मेरे पास लास्ट में सिर्फ 6 मिनट बचे हुए थे जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक पे मूव किया, बिकॉज मैंने MCQ भी रीड करके सॉल्व किया, रीऑर्डर पे भी थोड़ा टाइम दिया, रीड करके उनको मार्क किया, ऑल्दो रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक के लिए सिर्फ 6 मिनट बचे थे। लेकिन मुझे पता है कि पहले भी मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं उनमें 6-7 मिनट्स ही बचते हैं मेरे पास ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। पीछे वाले क्वेश्चन मैं रीड करके मार्क करता हूँ। पर्सनली ये मुझे बहुत ईजी लगते हैं, तो मुझे आइडिया होता है कि मैं टाइम मैनेज कर लूँगा अपना। आप लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा एज अ स्टूडेंट, आप लोग 8 to 10 मिनट्स अपने स्पेयर रखो ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स के लिए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 8 to 10 मिनट्स कम से कम इन 4 to 5 क्वेश्चंस पे आपको देने हैं। उसके बाद लास्ट में मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, 1.5 मिनट इसके आसपास बचा हुआ था, तो दोनों क्वेश्चन मैंने रीड करके मार्क किए। ये भी आपके पास टाइम कम होगा, इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा कम है, इनको आप इग्नोर करोगे MCQs को, अनलेस यू आर टारगेटिंग 90 out of 90। MCQ मल्टीपल आंसर और सिंगल आंसर ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद लिसनिंग वाला सेक्शन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, एक ही क्वेश्चन आया था। इसका कुछ दिन पहले शायद मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, मैंने सेम ही मेथड यूज़ किया। मैंने उस वीडियो में 2 मेथड्स बताए थे, एक में जिसमें हम पूरा टैम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, एक सेकंड मेथड था जिसमें स्टार्टिंग में थोड़ा टैम्पलेट यूज़ किया, बाद में सिर्फ एडिशनली फर्दर मोर ओवर ये लिंकिंग वर्ड्स हमने यूज़ किए और पूरा आंसर खुद से इलैबोरेट कर दिया। तो मैंने सेकंड वाला मेथड ही यूज़ किया क्योंकि मैंने कंटेंट काफ़ी ज़्यादा नोट डाउन कर लिया था। सेकंड मेथड, स्टार्टिंग में द लेक्चर वाज अबाउट, एक फ्रेज इंसर्ट किया, देन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट एक और फ्रेज, फिर फर्दर मोर, एडिशनली एंड देन फाइनली 3 कनेक्टर्स और यूज़ किया, आंसर सबमिट किया। आई रोट समवेयर अराउंड 66-67 वर्ड्स, इतने के आसपास मैंने लिखा था। उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQ मल्टीपल आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं इनको मैंने अलग से नोट डाउन करके सॉल्व नहीं किया, मैं बस ध्यान से सुन रहा था। जब क्वेश्चन शुरू होता है स्टार्टिंग में हमारे पास 7-8 सेकंड्स का टाइम होता है। जैसे ये लोग टाइम दे रहे हैं 3 सेकंड्स का प्रिपेयर करने के लिए, यहाँ प्रेपरेशन टाइम आ रहा था 3 सेकंड्स का, एग्जाम में ये 6-7 सेकंड्स का होगा एटलीस्ट आपके पास। तो वो जो 6-7 सेकंड्स थे उसमें मैंने क्वेश्चन पहले रीड किया, सिर्फ इतना सा ही स्टेटमेंट ही अच्छे से रीड हो पाती है। फिर वो जैसे जैसे बोल रहे थे मैं क्वेश्चन को सुन रहा था, ध्यान से एनालाइज कर रहा था। क्वेश्चन फिनिश हुआ, समझ लिया था मैंने क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट्स एक बार रीड की और क्विकली मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने मूव ऑन किया। मल्टीपल आंसर है, मुझे याद है मैंने एक ही ऑप्शन मार्क किया था, सेकंड पे मुझे श्योरिटी नहीं थी क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो एक ऑप्शन मार्क करके आप नेक्स्ट पे मूव ऑन कर लो। लिसनिंग ब्लैंक्स, टाइम सेव करने के लिए मैंने डायरेक्टली बॉक्स के अंदर ही सारी चीज़ें एंटर करता गया क्योंकि इसकी वेटेज भी कम है। पहले इसकी वेटेज ज़्यादा होती थी तो मैं रेकमेंड करता था आप अलग से नोटबुक पे नोट डाउन करो। अब इसकी वेटेज कम है, जैसे ही आप सुनते हो इसमें एंटर करो, टैब बटन प्रेस करके आप नेक्स्ट ब्लैंक पे जा सकते हो। तो सेम यही चीज़ मैंने इसके अंदर की। देन फिर से हाईलाइट, करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर और सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, सब में सेम स्ट्रैटेजी थी इन तीनों MCQs में भी। पहले जो प्रेपरेशन टाइम था 5 to 7 सेकेंड्स का, उसमें मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया, क्वेश्चन ध्यान से सुनता गया कि स्टोरी किस बारे में है। जैसे ही उनका ऑप्शन ऑडियो ख़त्म हुआ उसके बाद क्विकली विद इन फ्यू सेकेंड्स जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनको एनालाइज करके मार्क करके मैं नेक्स्ट पे मूव ऑन किया। आप लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मल्टीपल चॉइस पे ज़्यादा फोकस ना करो। ये क्वेश्चंस टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं। डिक्टेशन में अगर आप इन पे फोकस करोगे, डिक्टेशन में आपके पास टाइम नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लिसनिंग के अंदर सिर्फ 70 मार्क्स चाहिए 8 बैंड बनाने के लिए, या आपका टारगेट हो सकता है उससे कम हो। आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस और एक है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। आपकी एक्यूरेसी इनमें 0 है तब भी आप 8 बैंड ले सकते हो आराम से। इनकरेक्ट वर्ड्स, इन पे आप ज़रूर फोकस करो। इनमें मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है, मैंने इसमें भी स्टार्टिंग में 5 to 7 सेकंड्स मिलते हैं प्रेपरेशन के लिए, तो जब वो टाइम देते हैं मैं स्टार्टिंग की एक लाइन रीड कर लेता हूँ, देयर इज़ समथिंग हार्ड टू रेजिस्ट अबाउट फ्रूट्स, हल्का सा रीड करके रखा। उसके बाद वो कई बार स्पीड में बोलना शुरू करते हैं तो हम कैप्चर नहीं कर पाते, इसलिए
स्टार्टिंग की लाइन रीड करके रख लो पहले। तो ये मैंने रीड कर ली, उसके बाद जैसे जैसे वो बोलते गए मैं उनके साथ साथ रीड करता गया। कुछ लोग आईज से देखते रहते हैं इधर, उसमें होता क्या, फोकस हट जाता है। अगर आप सिर्फ देख रहे हो आंखों से, आपका फोकस हटेगा और एक वर्ड मिस हो जाएगा। आप इसको रीड करते रहो। देयर इज समथिंग हार्ड टू रेजिस्ट अबाउट फ्रूट्स, द स्मॉल रेड फ्रूट इज अ पॉपुलर सीजनल फूड अराउंड द ग्लोब, लाइक दिस। फोकस नहीं हटेगा, आप एक्यूरेट आंसर मार्क कर लोगे। तो ये मेथड मैंने हाईलाइट इनकरेक्ट में फॉलो किया। देन राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इसमें मेरा एक ही मेथड होता है, मैं हमेशा पहले नोटबुक पे नोट डाउन करता हूँ। इनिशियल वर्ड्स यूज़ करके मैंने नोट डाउन किया, उसके बाद उसे रिवाइज किया 2 टाइम्स ताकि वो दिमाग से ना निकले, ट्रांसफ़र किया और अच्छे खासे मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाए थे। जिस भी ऑप्शन में मुझे शॉर्ट ही नहीं होती, मान लो स्टार्टिंग में उन्होंने द बोला है, ए बोला है, आप सब कुछ लिख दो उसमें। एक क्वेश्चन मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। There will be a quiz next week. 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 ठीक है, आपको कितना भी एक्यूरेटली सुन जाए, आपको किसी वर्ड में डाउट है, आपको डाउट है कि देयर ये तो नहीं था, आप लिख दो, कोई इशू नहीं है। आपको डाउट है विल बी अ क्विज था या द क्विज था, नेक्स्ट वीक या द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक के स्पेलिंग में आपको डाउट हो गया, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको लगता है आप लिख दो, उसे आप सबमिट कर दो। जो वर्ड्स आपके सही होंगे सिस्टम उन्हीं के बेसिस पे आपको मार्क्स देगा, इनकरेक्ट वर्ड्स को वो डिलीट कर देगा। तो मैंने भी अच्छे खासे एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाए थे, ये वर्क करते हैं, अभी भी चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे। स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं, आप अच्छे से इनको यूटिलाइज़ करो, अपने आंसर को सबमिट करो। तो ये हमारा एग्ज़ाम था ओवरऑल। मुझे पर्सनली एग्ज़ाम में जो मार्किंग है वो काफ़ी लीनियंट लगी है। लाइक आई सेड कि मुझे लग रहा था शायद रीडिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स कट हो सकते हैं, बिकॉज ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स में मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट था। लाइक आई सेड सारे क्वेश्चंस ही नहीं थे ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स के, रीऑर्डर पैराग्राफ रिपीटेड थे, बट इनकी वेटेज कम होती है। तो ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने मार्क्स दे दिए। तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लीनियंट है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों के 90 आ जाते हैं आजकल। किन क्वेश्चंस की वजह से अटकते हैं? समराइज रिटर्न, ऐसे राइटिंग हो गया, और एक डिस्क्राइब इमेज जो स्पीकिंग का पार्ट है। आप इन 3 चीज़ों को अच्छा करके रखो, रियल एग्जाम में आप अच्छे खासे पॉइंट्स ले लोगे। रीडिंग की उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनको तो आप इग्नोर करो। ऑल राइट, सो दैट इज़ ऑल अबाउट एग्ज़ाम। अगर आपको और कोई भी डाउट्स हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ऑल राइट गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियोज़ में जो भी मैंने ये मेथड्स फॉलो किए, एसे, समराइज, रिटन, आई विल अपडेट यू ऑन दोज टॉपिक्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।